चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन गेट 2017 में आया था। ठीक है, 2017 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए मशीन कंपोनेंट मेड ऑफ ए डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, इज सब्जेक्टेड टू ए वेरिएबल लोडिंग, मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल सब्जेक्टेड टू ए वेरिएबल लोडिंग विद सिग्मा मिनिमम कितना दे रखा है, -50 मेगा पास्कल, और सिग्मा मैक्सिमम कितना दे रखा है, +50 मेगा पास्कल। तो -50 से +50 कौन सी वाली कंडीशन है? 4 कंडीशन, कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग, अल्टरनेटिंग लोडिंग, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग, रिपीटेड लोडिंग। कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोड वाला कंडीशन है, वर्स्ट कंडीशन है डिज़ाइन के पर्पज़ से, फटीक के पर्पज़ से वर्स्ट कंडीशन है। तो फटीक लोडिंग पे जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग को हम कंसिडर करते हैं अगर कुछ नहीं दे रखा है तो, क्योंकि वर्स्ट केस होता है हम डिज़ाइन जब करते हैं तो इसी कंडीशन को लेके करते हैं, कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग को लेके। ठीक है, और हमको यहाँ पर साफ साफ कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग का केस दे रखा है -50 से +50। कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग में क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है, मतलब -50 से +50 की। ठीक है, तो इसमें हमको यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। हमको करेक्टेड इंड्योरेंस स्ट्रेंथ दे रखा है, करेक्टेड इंड्योरेंस स्ट्रेंथ दे रखा है हमको 100 मेगा पास्कल, और हमको यील्ड स्ट्रेंथ दे रखा है 300 मेगा पास्कल। ठीक है, आपको इसमें आपको लग रहा होगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं दे रखा है क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है, ऊपर डक्टाइल मटेरियल है। अगर हमको ये भी अगर यहाँ पर अगर सिग्मा यूटी भी दिया होता, तो अगर सिग्मा यूटी दिया होता तो आपको पता है कि इसमें 3 केस लगते हैं, या तो गर्बर लगता है, या सोडरबर्ग चचा लगते हैं, या गुडमैन अंकल लगते हैं। इन तीनों में से कोई एक केस रहेगा। सोडरबर्ग में हम सेफ कंडीशन में जाते हैं। सोडरबर्ग जिन्होंने कहा था कि यील्ड होने पर ही मटेरियल में सिग्मा वाई टी ही वो सेफ स्ट्रेस मानते हैं, सिग्मा वाई टी वो फेलियर स्ट्रेस मानते हैं। गुडमैन्स जो साइंटिस्ट है वो सिग्मा यूटी को फेलियर स्ट्रेस मानते हैं, वो मानते हैं कि सिग्मा यूटी के बाद ही मटेरियल फेल होता है। तो अगर इसमें सिग्मा यूटी दिया होता पर डक्टाइल मटेरियल में हम ये मानते हैं कि सिग्मा वाईटी के बाद ही मटेरियल फेल हो जाता है, हम सेफ कंडीशन लेके चलते हैं। तो हमको यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल भी दिया हुआ है और सिग्मा वाईटी भी दिया हुआ है, तो हम सेफ कंडीशन लेके चलेंगे। और इसमें लगेगा कौन सा वाला, इसमें लगेंगे सोडरबर्ग अंकल, सोडरबर्ग चचा इसमें लगेंगे, सोडरबर्ग चचा की थ्योरी इसमें लगेगी। सोडरबर्ग चचा क्या कहते हैं, साइंटिस्ट हुए थे सोडरबर्ग अंकल, उन्होंने कहा कि ये सिग्मा मीन, इसमें आपको पता है फ्लक्चुएटिंग लोडिंग में दो मेन स्ट्रेस होते हैं, सिग्मा मीन और सिग्मा वेरिएबल, सिग्मा लोड एम्पलीट्यूड और सिग्मा मीन। ठीक है, सिग्मा मीन जो होता है वो स्टैटिक लोडिंग को दर्शाता है। अगर सिग्मा वेरिंग 0 हो जाए और सिग्मा मीन ही केवल रहे तो सिग्मा मीन का मतलब कोई उसमें साइक्लिक लोडिंग नहीं हो रही, केवल प्योर स्टैटिक लोड हो रहा है। तो ये प्योर स्टैटिक लोड, और यहाँ पर सिग्मा वी और या सिग्मा एम्पलीट्यूड, अगर सिग्मा मीन 0 हो, केवल सिग्मा मीन 0 है और केवल सिग्मा एम्पलीट्यूड है, तो कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग केस लगता है, जो केस यहाँ पर दे रखा है। सिग्मा मीन 0 मतलब सिग्मा मीन का मतलब 0, -50 से +50, -50 से +50 का मीन क्या होगा, 0, तो मतलब कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग का केस होगा। और कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग केस में जो फेलियर स्ट्रेस हम लेते हैं वो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो होता है, एंड्योरेंस स्ट्रेस जो होता है, जो बताता है कि अगर जो एंड्योरेंस फटीग लोडिंग में, जैसे हम स्टैटिक लोडिंग में मानते हैं कि सिग्मा वाईटी हमारा फेलियर स्ट्रेस होता है, अगर उसके ऊपर अगर हमारा मटेरियल चला जाए तो मटेरियल फेल मान लिया जाता है। ऐसी फटीग लोडिंग में एंड्योरेंस स्ट्रेस एसई जो होता है वो फेलियर स्ट्रेस मांगते हैं। अगर हम उसमें एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से ऊपर हमारा स्ट्रेस चला जाए तो मटेरियल हमारा फेल हो जाता है, हम ये मान के चलते हैं। और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ तक नंबर ऑफ साइकिल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स हम उस पर लोड देते हैं, तब भी उस पर मटेरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ तक ऐसी हो। ठीक है, इनफाइनाइट एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द इज ए स्ट्रेस दैट इन कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग that can withstand infinite number of cycles without a fatigue failure, without a crack initiation। पर अगर उसमें थोड़ा सा भी क्रैक जनरेट हो जाता है तो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ
घट जाता है। अगर एंड्योरेंस लिमिट इस समय पे अगर 100 दे रखी है और थोड़ा सा क्रैक भी जनरेट हो गया तो उसकी क्षमता घट जाएगी, वो 50 हो जाएगा। और हमारा जो उसमें जो स्ट्रेस लगता है, उसमें जो लोडिंग लगी, अगर उसमें लोडिंग लगी, अगर वो 50 से ऊपर पहुंच गया तो मटेरियल फेल। तो इसमें कंप्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग का केस है। इसमें सिग्मा m 0 है, सिग्मा मीन 0 है, तो इसमें हम फेलियर स्ट्रेस क्या लेंगे, सिग्मा ई लेंगे, एंड्योरेंस लिमिट लेंगे, मतलब सिग्मा ई, और इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी n जोड़ लेते हैं और सेफ कंडीशन हमारी जाती है, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी n जोड़ लेते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सोडरबर्ग अंकल ने दी। अब यहाँ पर सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाई n, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम n जोड़ लेते हैं और सेफ हो जाता है। वरना तो सिग्मा ई यहाँ पर है और सिग्मा ई यहाँ पर है और सिग्मा वाई टी यहाँ पर है। ये गुडमैन्स लाइन हो गई। पर हम गुडमैन्स लाइन को और मॉडिफाई करके उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जोड़ लेते हैं तो और सेफ हो जाता है। इस लाइन के इस साइड अगर स्ट्रेस आता है तो मटेरियल फेल, और अंदर आता है तो मटेरियल सेफ। ठीक है, अब इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं पता है, एक्स वाई ए, एक्स कितना है, सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाई एक्स कितना है, एक्स सिग्मा एम, इंटरसेप्ट कितना है, सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाई एन, प्लस वाई कितना है, सिग्मा वी वेरिएबल या लोडिंग, सिग्मा एम्पलीट्यूड ए डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट कितना है, सिग्मा ई डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 1। आपको पता है सिग्मा एम क्या होगा, इस केस में 0 होगा, क्योंकि सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम अगर हम ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा। और कंप्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग केस में सिग्मा मीन 0 होता है तो ये 0 हो गया। ठीक है, सिग्मा एम्पलीट्यूड क्या होगा, सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम। ठीक है, सिग्मा मैक्सिमम कितना हो गया 50, सिग्मा मिनिमम कितना है -50, माइनस प्लस तो कितना हो गया 50। तो ये 50 डिवाइडेड बाई सिग्मा ई कितना दे रखा है, करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ दे रखा है, करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी n इज इक्वल टू आ गया 2, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आया 2। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, समझे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत प्यारे, मेरा पिछला वाला लेक्चर देखना, उसमें मैंने सब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं और सब में मैंने इसी तरह से बताया है। अगर दोबारा समझ में आया तो दोबारा वीडियो रिपीट करके देखो या इससे पहले वाले क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्या होता है समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 1987 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है डक्टाइल मटेरियल हैविंग एन एंड्योरेंस लिमिट ऑफ 196 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डक्टाइल मटेरियल है, एंड्योरेंस लिमिट उसका दे रखा है। एंड्योरेंस लिमिट मतलब एंड्योरेंस लिमिट इज द स्ट्रेस इन कंप्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग which a material can withstand for an infinite number of cycle without a fatigue failure without a crack initiation। एंड्योरेंस लिमिट वो लिमिट होती है जिसके एक फेलियर स्ट्रेस होता है फटीग के लिए, जैसे स्टैटिक लोडिंग के लिए यील्ड स्ट्रेंथ होता है, यील्ड स्ट्रेंथ से ऊपर मटेरियल फेल हो जाता है, मान लेते हैं उसे फेल हो गया। ठीक है, ऐसी एंड्योरेंस लिमिट होती है जो फेलियर स्ट्रेस पे कहती है कि वो फेलियर स्ट्रेस दिखाती है फटीग लोडिंग का। मतलब कि अगर एंड्योरेंस लिमिट से ऊपर अगर हमारा स्ट्रेस चला गया तो मटेरियल फेल हो जाता है। उसकी नंबर ऑफ साइकिल्स झेलने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। वरना एंड्योरेंस लिमिट तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिलिंग स्ट्रेस मटेरियल झेल सकता है एंड्योरेंस लिमिट तक। ठीक है, तो उसकी एंड्योरेंस लिमिट हमको दे रखी है 196 न्यूटन पर mm स्क्वायर और यील्ड पॉइंट दे रखा है SYT। यील्ड पॉइंट देखा है 294। देखो सब देख रहे हो, ये जो यील्ड पॉइंट है वो ज़्यादा है एंड्योरेंस लिमिट से। तो इस डक्टाइल मटेरियल केस में देखो है नहीं, तो डक्टाइल मटेरियल केस में क्या होता है कि यील्ड पॉइंट आने से पहले ही हमारा मटेरियल फेल हो जाता है फटीग लोडिंग में, अगर उसमें साइक्लिक स्ट्रेस लगा हुआ है। क्योंकि उसकी इसका फेलियर स्ट्रेस दे रखा है 196 से ऊपर ही फेल हो जाएगा फटीग लोडिंग केस में अगर साइक्लिक स्ट्रेस लगा हुआ है।
पर यील्ड पॉइंट हम अगर फटीग लोडिंग नहीं होती, केवल स्टैटिक लोडिंग होती, तो हम फेलियर स्ट्रेस किसको मानते, SYT को मानते, तो वो जो है 294 है। तो फटीग लोडिंग केस में हमारा मटेरियल पहले फेल हो जाता है इन कंपेयर टू स्टैटिक लोडिंग, समझ रहे। तो क्या हुआ, अंडर वेरिएबल लोड दे रखा है डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। वेरिएबल लोड मतलब फटीग लोडिंग, वेरी कर रहा है लोड। द मैक्सिमम मिनिमम स्ट्रेस दे रखा है 147 मेगा पास्कल और मिनिमम स्ट्रेस दे रखा है 49 मेगा पास्कल, ठीक है। फैक्टर फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आ गया इसमें, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर 1.32। फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का मतलब कि इसमें कहीं इस मटेरियल में जो भी पार्ट है उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण हमारा मटेरियल फेल होने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उसमें फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इसमें दे रखा है। तो मटेरियल में कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी है, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी मटेरियल में आती है। कोई भी पार्ट है, अगर कोई भी डिसकंटिन्यूटी है, कोई किसी तरह की इरेगुलरिटी है, ठीक है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन एक टर्म आता है, ठीक है। तो वो फटीग लोडिंग के केस में हम उसको फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कहते हैं। और अगर सिंपल स्टैटिक लोडिंग है तो उसमें केवल थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आता है, KT, ठीक है। फटीग लोडिंग के केस में एक नया टर्म आ जाता है KF आ जाता है, जिसको फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कहते हैं, क्योंकि पार्ट में कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी है और डिसकंटिन्यूटी की वजह से फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आता है, जो हमारे पार्ट की जो स्ट्रेस झेलने की क्षमता है वो कम हो जाती है। मैं बताता हूँ कैसे। कोई भी अगर पार्ट है, अगर उसमें ये सिंपल पार्ट है, इसमें कोई स्ट्रेस फटीग इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो मान लो इसका जो एंड्योरेंस लिमिट है वो अगर 196 मान लिया मैंने, पर अगर इस पार्ट में कहीं भी डिसकंटिन्यूटी आ गई, नोच आ गया, की होल आ गया, की वे आ गया, ठीक है, ऑयल होल आ गया, पार्ट में क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, या पिन होल आ गया, ब्लो होल आ गया, कहीं भी मटेरियल के अंदर डिसकंटिन्यूटी आ गई, ठीक है, कहीं भी डिसकंटिन्यूटी आती है, तो उसकी वजह से जो हमारी जो ये एंड्योरेंस लिमिट है वो घट जाती है। मान लो अगर मैं इसको 196 है तो ये 100 हो गई, तो फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से हमारी एंड्योरेंस लिमिट घट जाती है और हमारे जो पार्ट की जो और फेलियर स्ट्रेस है वो घट जाता है और हमारा मटेरियल फेल होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन की मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से। तो फिर क्या हो, तो फिर उसके लिए है नहीं, तो इसमें पूछा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है हमसे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितना दें कि हमारा पार्ट फेल ना हो। हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रेस जो हमारा फेलियर स्ट्रेस है उससे और कितना हम उसको कम मतलब उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दें ताकि हमारा मटेरियल फेल ना हो। अब जैसे हमको वेरिएबल लोडिंग है, मैंने आपको बताया था फटीग लोडिंग के केस में 3 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने हमें कहा कि हमारे डिज़ाइन से अगर आप करोगे तो जो मटेरियल आपका पार्ट निकलेगा वो सेफ निकलेगा, आप उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे गर्बर पैराबोला है और गुडमैन्स लाइन है, सोडरवर्क्स लाइन है, इन्होंने तो इनके अलग अलग क्राइटेरिया हैं डिजाइनिंग में, ठीक है। गुडमैन्स ने कहा कि अगर आप SYT लोगे, लोगे तो मटेरियल सेफ रहेगा, और सोडरवर्क्स ने कहा वो SYT लोगे तो, और गुडमैन ने कहा अगर आप SUT लोगे तो मटेरियल सेफ रहेगा। तो गर्बर जी पैराबोला बनाया है एक पूरा, ठीक है। तो हमारा अवेलेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है इस लोडिंग के लिए, ठीक है। हमको सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम हमको दे रखा है। अब ये सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम ये किस टाइप की लोडिंग है? 4 तरह की लोडिंग होती है, 4 तरह की लोडिंग होती है। कंप्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग, अल्टरनेटिंग लोडिंग, फ्लक्चुएट लोड और रिपीटेड लोड। ये किस टाइप का लोड है? ये है फ्लक्चुएटिंग लोड, क्योंकि ये इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, माइनस से प्लस नहीं जा रहा है, प्लस से प्लस ही जा रहा है, 49 से 147 ही जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएटिंग लोड के केस हो गया इस है। तो इसमें देखो SYT दे रखा है और SE। अब देखो SYT क्यों दे रखा है? डक्टाइल मटेरियल का केस है, डक्टाइल हम
इसमें हम अब आपको देख के पता चल सकता है कि मैं इसमें कौन सी वाली थ्योरी लगाने वाला हूँ। इसमें मैं लगाने वाला हूँ सोडरबर्ग्स वाली जो थ्योरी है। सोडरबर्ग्स ने जो हमें डिज़ाइन दिया हुआ है, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल के केस में हम यील्ड अगर SYT हम फेलियर स्ट्रेस मानते हैं, मतलब कि हम मानते हैं कि उस SYT के बाद ही हमारा मटेरियल फेल हो जाता है। सोडरबर्ग्स थे, उन्होंने कहा था कि अगर SYT से ऊपर ही हमारा मटेरियल स्ट्रेस आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि मटेरियल हमारा फेल हो जाता है। तो इसमें जो लगेगा वो सोडरबर्ग्स वाली थ्योरी लगेगी। सोडरबर्ग्स वाली थ्योरी वो क्या कहते थे, जो ग्राफ बनाया, दो फटीग लोडिंग में दो स्ट्रेस मेन होते हैं, सिग्मा मीन और सिग्मा वेरिंग या सिग्मा एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर सिग्मा मीन जीरो हो जाता है, सिग्मा मीन अगर जीरो कर देते हैं तो कम्प्लीटली रिवर्सिबल वाला लोडिंग वाला केस हो जाता है, जो हम डिजाइन के पर्पज से लेते हैं। और कम्प्लीटली रिवर्सिबल लोडिंग में जो फेलियर स्ट्रेस होता है वो एंड्योरेंस लिमिट होता है। ठीक है, और अगर सिग्मा वी जीरो हो गया तो इसमें अगर हम सोडरबर्ग्स की बात करें तो सोडरबर्ग्स के यहाँ पर लेंगे हम SYT। ठीक है, SYT लेंगे, पर हमें उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी जोड़ना है। तो SYT डिवाइडेड बाई N, हम और सेफ डिजाइन में जा रहे हैं। ऐसे ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐसी में भी जोड़ेगा तो हम और सेफ जा रहे हैं। हम अपने आप को ज़्यादा सेफ कर रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी जोड़ के। ठीक है, देखो SYT यहाँ पर आया पर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी N जोड़ दिया। तो हम सोडरबर्ग्स जो थे साइंटिस्ट, उनके जो उन्होंने दी वो उस पर जाएंगे, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल केस में हम मानते हैं कि SYT से ऊपर जाने पर स्ट्रेस, हम अगर पार्ट में कहीं भी स्ट्रेस अगर लगता है, किसी भी पार्ट में लोड लगता है, तो अगर वो SYT से ऊपर चला गया तो वो फेल हो जाएगा। तो सोडरबर्ग्स ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, सिग्मा m डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई a प्लस y डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 1। एक्स वाई ए क्या होगा, इंटरसेप्ट कितना है, SYT है, SYT डिवाइडेड बाई n प्लस y बाई b, y कितना है, सिग्मा v या सिग्मा a, तो ये हो जाएगा SE डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले मीन स्ट्रेस निकालते हैं। मीन स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा मिनिमम प्लस सिग्मा मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। सिग्मा मिनिमम कितना है 49 और ये मैक्सिमम कितना है 47। ठीक है, इसको करेंगे 9 और 7 16, 4 4 8 और 1 9, 9 और 7 16, 4 4 8 और 1 9। ठीक है, 2 19 18 19 2 98 मेगा पास्कल। ठीक है, अगर हम फिर यहाँ से सिग्मा वी निकालें तो वो होता है सिग्मा मैक्सिमम माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो ये आता है सिग्मा मैक्सिमम कितना है 147 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2। 17 में से 9 गए 8, यहाँ पर 3, 13 में 4 गए 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ गया 49 मेगा पास्कल। ठीक है, तो सिग्मा m की वैल्यू कितनी है 98, SYT कितना है 294, सिग्मा v की वैल्यू कितनी है 49, SE कितना है 196। एक टर्म इसमें भूल गया, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ये भी तो जोड़ना है, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जब फटीग लोड लगता है तब आता है। इसका काम जब फटीग लोड, जैसे केवल स्टैटिक लोडिंग लगी हुई है, ठीक है, तो उसमें केवल थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आता है। उसमें फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो केवल उसमें स्टैटिक लोडिंग लग रही है। ठीक है, तो और अगर फटीग लोड जब आता है तो उसमें फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एक टर्म आता है, क्योंकि उसकी वजह से एंड्योरेंस लिमिट हमारी घट जाती है। ठीक है, तो वो जो आएगा, वो जो ये फटीग आया ये यहाँ ऐड होगा KF। ठीक है, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KF यहाँ ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक टर्म और आएगा 1.32। ठीक है, इसमें थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर नहीं दे रखा है, नहीं, तो थियोरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इसलिए इसमें नहीं दे रखा है क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल के केस में
डक्टाइल मटेरियल के केस में हम थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर उसमें है। तो डक्टाइल मटेरियल में केस में क्या होता है, मटेरियल डक्टाइल है, तो वो क्या होगा, जहाँ भी डिसकंटिन्यूटी होगी वो फेल नहीं होगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा, खींच जाएगा, पर उसकी वजह से मटेरियल फेल नहीं होगा, समझ गए। पर फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वजह से एंड्योरेंस लिमिट घटती है, तो इसलिए हम उसको लेते हैं। और पर थ्योरेटिकल जो केटी होता है उसकी, जो थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होता है उसकी वजह से स्टैटिक लोडिंग में जो स्टैटिक लोड होता है, जो यहाँ पर सिग्मा एम दो रखा है, सिग्मा एम जो दे रखा है, ये स्टैटिक लोड को दिखाता है। इसकी वजह से मटेरियल फेल नहीं होता, पर वो खींच जाता है, हम इसमें लेते नहीं है, नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम, तो इसलिए हम लेते नहीं है डक्टाइल मटेरियल केस में। अगर ये ब्रिटल मटेरियल होता ना, तो उस केस में हम केटी कंसीडर करते हैं ब्रिटल मटेरियल के केस में, तो केटी स्टैटिक लोडिंग में कंसीडर होता और केएफ भी कंसीडर होता, समझे। तो ये मान लो केएफ तो ब्रिटल मटेरियल हो डक्टाइल मटेरियल हो, दोनों में कंसीडर किया जाएगा, और जो केटी होगा वो केवल ब्रिटल मटेरियल में कंसीडर होगा, डक्टाइल मटेरियल में उसका जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और उसको दे भी नहीं रखा है, समझ गए। इसी वजह से उसको नहीं दे रखा है, जो कि डक्टाइल मटेरियल उसने कह दिया, अगर वो ब्रिटल मटेरियल कहता तो वो केटी की वैल्यू खुद देता, या हमको कुछ यहाँ पर डाटा देता जिससे हम केटी की वैल्यू निकालते, समझ गए। अगर कभी कभी क्या होता है कि केटी की वैल्यू उसमें दे देता है और डक्टाइल मटेरियल भी लिख देता है, पर हमको उसको लगाना नहीं है, वो कभी कभी धोखे के लिए देता है कि हाँ इसको बच्चे को नहीं पता कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी n, ये जो n है यहाँ पर आ गया, हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो इसको सॉल्व करो। 24 ये 3 बार कट गया, ठीक है। और ये आया है, ये 3 बार कट गया, ये आया 1/3 प्लस डिवाइडेड बाई 1.303 इक्वल टू 1/n। इसको मैं 3 मान लेता हूँ, तो 2/3, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल के आया है 3/2, मतलब 1.5। ठीक है, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना निकल के आया है 1.5, ये आंसर हो गया। मैं फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर लगाना भूल गया था, क्योंकि फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हमको दिया है तो लगेगा, समझ गए। और जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं जो भी चीज़ हो मैं उसको दोबारा आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे पता नहीं चलता है। नहीं, कोई भी आपको परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा, जो आपका डाउट है वो दोबारा उसको मैं बताऊंगा कैसे, कभी भी आपको परेशानी होगी।